मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। आज हमारी दोस्तों ट्रांसलेशन की सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने कुछ नियम और टेंस के बारे में थोड़ी जानकारी ली थी। आज हम एमसीक्यू के माध्यम से ट्रांसलेशन टॉपिक को पूरा करने का प्रयास करेंगे। आज हम जितने भी क्वेश्चन लेकर आए हैं, अर्थात आज हम 66 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो बिना टाइम गवाए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले एक बार हम दोबारा टेंस के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। हमने कल की क्लास में बात की थी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस की। प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आ रही थी। फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लग रहा था। अगर एक वचन है तो एक वचन वर्ब लगा दो, अगर बहुवचन है तो बहुवचन वर्ब लगा दो। आई और यू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। जैसे ही आ गया, ही के साथ लाइक लगेगा या लाइक्स लगेगा, तो ही एक वचन है तो लाइक्स लगेगा। अब देखो, सिंपल प्रेजेंट की वर्ब तो थी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस। सिंपल पास्ट की क्या थी, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। सिंपल प्रेजेंट में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, और सिंपल फ्यूचर में विल और शैल का प्रयोग होता है। फिर हमने पढ़ा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज आर एम का प्रयोग होता है। इज आर एम प्लस वर्ब में आई एन जी लगती है। सिंपल पास्ट में हमने बात की थी वाज और वर लगता है, वाज और वर के साथ आई एन जी लगती है। फ्यूचर कंटिन्यूअस में शैल बी और विल बी का प्रयोग होता है। फिर बात की थी प्रेजेंट परफेक्ट की, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक वचन के साथ हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बहुवचन के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सिंपल पास्ट में हमने बात की थी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। फ्यूचर परफेक्ट में हमने बात की थी विल हैव और शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। और लास्ट में हमने बात की थी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी इसमें हैज बीन, हैव बीन प्लस आई एन जी। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन प्लस आई एन जी। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल हैव बीन, शैल हैव बीन प्लस आई एन जी। आपने इन क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिखकर भी अभ्यास किया होगा। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। मैं स्कूल गया, आई वेंट टू स्कूल। मैं स्कूल जाऊँगा, आई विल गो टू स्कूल। इसीलिए कंटिन्यूअस की बात थी इज आर एम में, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई वाज गोइंग टू स्कूल, आई विल बी गोइंग टू स्कूल। पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में बात थी आई हैव गॉन टू स्कूल, आई हैड गॉन टू स्कूल और आई विल हैव गॉन टू स्कूल। सिंस और फॉर का प्रयोग होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, जिसमें हैज़ बीन, हैव बीन प्लस आई एन जी, और पास्ट में लगता है हैड बीन प्लस आई एन जी। यहाँ तक बात हमने कर ली थी। अब हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हमने 12 क्वेश्चन की बात की थी, एक बार हम उनका दोबारा रिवीजन कर लेते हैं स्पीड से। पहला क्वेश्चन हमने कल पढ़ा था, सुबह से बारिश हो रही है। कौन से टेंस में था, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में था, जिसमें हैज़ बीन, हैव बीन प्लस आई एन जी देखने को मिलेगा। तो इसमें हमने देखा था इट हैज़ बीन रनिंग फ्रॉम मॉर्निंग, इट हैज़ बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। इसमें फ्रॉम और सिंस में डिफरेंस था, तो कौन सा आने वाला था, सुबह से हो रही है यानी मॉर्निंग से हो रही है, फिक्स टाइम दे रखा है, तो इसमें आता सिंस। तो ऑप्शन नंबर डी सही था। सिंस, फॉर और फ्रॉम का प्रयोग हमने पढ़ा था। सिंस कब लगता है, जब पॉइंट ऑफ टाइम आता है, जैसे मंडे आ जाए, 2020 आ जाए, मॉर्निंग आ जाए, 8 AM आ जाए, यस्टरडे आ जाए, लास्ट नाइट आ जाए। फोर का प्रयोग कब करते हैं, जैसे आ जाए 2 आवर्स से काम कर रहे हैं, 3 डेज से कर रहे हैं, एक लॉन्ग टाइम से कर रहे हैं, और 5 ईयर्स से कर रहे हैं। फ्रॉम का प्रयोग कब करते हैं, जब 2 समय बिंदुओं के बीच की बात हो, यानी 2010 से 20 के बीच, 9 AM से 6 PM, मंडे टू फ्राइडे। तो आप समझ चुके हैं सिंस का प्रयोग, फॉर का प्रयोग, फ्रॉम का प्रयोग। तो सुबह से बारिश हो रही का सही आंसर था इट हैज़ बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, और ये टेंस था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2, हमने पढ़ा था दे वर इन क्लास, दे वर इन क्लास। ये टेंस था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। वैसे तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं था, ओनली पास्ट टेंस के लिए पार्ट पार्टिसिपल की आप लोग बात कर सकते हो,
पास्ट टेंस था, इतना याद रखो। वाज वर में आईएनजी तो आया नहीं है, वरना तो पास्ट कंटिन्यूस हो जाता। तो इसमें दे वर इन क्लास का हमने पढ़ा था। दे यानी वे कहाँ थे, वे कक्षा के अंदर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ा, हमने नाश्ता कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 था, हमने नाश्ता कर लिया है, यानी कोई काम अभी अभी पूरा हुआ है। तो ये टेंस था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसमें था वी हैव टेकन आवर ब्रेकफास्ट। ऑप्शन नंबर सी सही था, क्योंकि इसमें ऑलरेडी आ रहा था डी में। ऑलरेडी भी परफेक्ट टेंस की विशेषता है, लेकिन इसमें थोड़ा और मॉडिफाई कर रहा था। हमें तो इतना ही देखना है जितना पर्सन में दिया है। तो हमने नाश्ता कर लिया है का सही उत्तर था वी हैव टेकन आवर ब्रेकफास्ट। क्वेश्चन नंबर 4 था, वह कल जयपुर जाएगा। वह कल जयपुर जाएगा एक फ्यूचर टेंस का वाक्य था। तो ही विल गो टू जयपुर टुमारो। ही के साथ विल का प्रयोग कर दिया, गो टू जयपुर टुमारो। मे और माइट मॉडल था, दोनों का अर्थ होता है शायद, और ओट टू का अर्थ होता है शुड की तरह चाहिए। तो वह कल जयपुर जाएगा का सही आंसर था ही विल गो टू जयपुर टुमारो। क्वेश्चन नंबर 5 है, वह दौड़ रही है। वह दौड़ रही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य था। तो सी इज रनिंग। सी इज रनिंग, सी इज रनिंग कौन सा है, वह दौड़ रही है। तो ऑप्शन नंबर ए सही था। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 6 हमने पढ़ा था, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। यानी इसमें पास्ट टेंस में 2 कार्य हो रहे थे। पहला कार्य जो पहले होता है उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस लगाते हैं, जो बाद में होता है उसके लिए सिंपल पास्ट लगाते हैं। तो ट्रेन जा चुकी थी, यह पहला का क्रिया है, और मैं स्टेशन पहुंचा यह बाद में हुई क्रिया है। तो पहले होने वाली क्रिया के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस, और बाद में होने वाली क्रिया के लिए सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर था बी, द ट्रेन हैड लेफ्ट। हैड प्लस लेफ्ट यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। बिफोर यानी पहले आ रखा है। आई रीच्ड द स्टेशन, जब मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। रीच्ड क्या है, सेकंड फॉर्म है। इन दोनों में तो बिफोर का प्रयोग ही नहीं हुआ था, और इसमें हैड बीन लेफ्ट आया था, तो हैड बीन लेफ्ट होता ही नहीं है। तो द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। ये इंपॉर्टेंट पढ़ा था हमने, आपके टेंस में भी आ सकता है कि जब 2 वाक्य दिए हो टेंस में, उसमें एक पास्ट परफेक्ट में होता है, एक सिंपल पास्ट में होता है। जो काम पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट लगा दो, जो काम बाद में होता है सिंपल पास्ट लगा दो। पास्ट परफेक्ट का अर्थ है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सिंपल पास्ट का अर्थ है वर्ब की सेकंड फॉर्म। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 था, यू शुड डू योर वर्क। हमने पढ़ा था आपको अपना काम करना चाहिए। यू शुड डू योर वर्क, आपको अपना काम करना चाहिए, और बाकी तो गलत थे। क्वेश्चन नंबर 8 था, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान न करें। हमने पढ़ा था डू नॉट स्मोक इन द पब्लिक प्लेसेज। क्या पढ़ा था, डू नॉट स्मोक इन द पब्लिक प्लेसेज, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान न करें। क्वेश्चन नंबर 9 था, रास्ते पर थूकना दंडनीय है। हमने दंडनीय शब्द पढ़ा था, इसमें दंडनीय शब्द एक ही आ रखा है, पुनिशेबल। ऑप्शन नंबर सी है, इट इज़ पुनिशेबल टू स्पीड ऑन द रोड, रास्ते पर थूकना दंडनीय है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ा था, इनकम टैक्स इज नोन एज डायरेक्ट टैक्स। क्या आयकर को प्रत्यक्ष कर के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही था। क्वेश्चन नंबर 11, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग इन सिचुएटेड इन इंडिया। तो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत भवन भारत में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ा था हमने, इंडिया इज नोन एज गॉड्स कंट्री, भारत को भगवान के देश के रूप में जाना जाता है। आगे चलते हैं। यहाँ तक क्वेश्चन की हमने कल बात कर ली थी, अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, उसके परिहास पर हंसे बिना नहीं रह सका। उसके परिहास पर हंसे बिना नहीं रह सका। ऑप्शन क्या है, कैन नॉट हेल्प लाफिंग एट हिज जोक्स, आई कैन नॉट हेल्प लाफिंग ओवर हिज जोक्स, आई कुड नॉट हेल्प लाफिंग एट हिज जोक्स, आई कुड नॉट हेल्प लाफिंग ओवर हिज जोक्स। अब देखो ये टेंस तो कौन सा है, उसके परिहास पर हंसे बिना नहीं रह सका, यानी ये तो एक पास्ट टेंस की बात हो रही है। तो इसमें कैन नॉट या कैन नॉट तो आना नहीं है। अब देखो कुड नॉट आना है, आई कुड नॉट हेल्प लाफिंग एट हिज जोक्स आएगा या ओवर हिज जोक्स आएगा। तो इसमें आई कुड नॉट हेल्प लाफिंग
एट हिज जोक्स आएगा। उसके प्रयास पर हंसे बिना नहीं रह सका। इसका सही आंसर होता है आई कुड नॉट हेल्प लाफिंग एट हिज जोक्स। इसमें देखो हेल्प लाफिंग एट एक फिक्स्ड एक्सप्रेशन है जिसका अर्थ होता है खुद को हंसी से रोक नहीं पाना। कुड हेल्प प्लस वर्ब में आई एन जी लगता है तो किसी चीज़ को करने से खुद को रोक नहीं पाना। उदाहरण देखो आई कुड नॉट हेल्प क्राइंग। आई कुड नॉट हेल्प क्राइंग मैं रोने से खुद को रोक नहीं सका। शी कुड नॉट हेल्प स्माइलिंग वो मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं सकी। तीनों वाक्य याद रखना। आई कुड नॉट से स्टार्ट हो गया, शी कुड नॉट से स्टार्ट होगा, हेल्प क्राइंग, हेल्प स्माइलिंग या लाफिंग एट हिज जोक्स तो उसके प्रयास पर हंसे बिना नहीं रह सका का सही उत्तर था आई कुड नॉट हेल्प लाफिंग एट हिज जोक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है पानी मेरे घुटनों के नीचे था। क्या है? पानी मेरे घुटनों के नीचे था। तो देखो वाटर सब में आ रहा है, वाज सब में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो पानी मेरे घुटनों के नीचे था, बिलो माई नीज, अंडर माई नीज, लो टू माई नीज, एट माई नीज। एट माई नीज ये तो कोई अर्थ नहीं निकला क्योंकि नीचे का अर्थ देना चाहिए। लो टू माई नीज, लो का अर्थ भी नीचे नहीं होता, कोई अर्थ नहीं निकल रहा, छोड़ दो। तो वाटर वॉज बिलो माई नीज और अंडर माई नीज। बिलो का अर्थ भी नीचे होता है और अंडर का अर्थ भी नीचे होता है। इसने कहा है कि पानी मेरे घुटनों के नीचे था तो इसका आंसर आएगा बिलो माई नीज, ऑप्शन नंबर ए। अब अंडर क्यों नहीं आया? अंडर का प्रयोग कब करते हैं? अंडर प्रीपोजिशन का जब मान लो एक पेड़ है, पेड़ के नीचे कोई व्यक्ति बैठा है तो वो पेड़ उसको ऊपर से घेरे हुए है तो आएगा अंडर द ट्री। ए मैन सिटिंग अंडर ए ट्री मान लो। या द शूज आर अंडर द टेबल, जूते कहाँ रखे हुए हैं? टेबल के नीचे, यानी टेबल ने उस जूतों को ऊपर से पूरा कवर करके रखा है। तो पानी को हम इस तरह व्यक्त नहीं कर सकते। पानी देखो घुटनों के नीचे तो नहीं है ना, वो तो घुटनों के नीचे से बह रहा होगा। तो वाटर वाज बिलो माई नीज। तो वाटर के संबंध में हम इसका अंडर के संबंध में यूज़ नहीं करेंगे, इसके नीचे आएगा बिलो। तो ऑप्शन नंबर ए वाटर वाज बिलो माई नीज। समझ गए होंगे, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है वह अपने जन्म से ही मुंबई में रह रहा है। वही क्वेश्चन आ गया, वह अपने जन्म से ही मुंबई में रह रहा है, यानी कोई न कोई परफेक्ट कंटिन्यूस का वाक्य है। रह रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का वाक्य है। ऑप्शन देखो हैड बीन, हैज़ बीन, इज लिविंग। इज लिविंग तो होना ही नहीं है क्योंकि यहाँ कंटिन्यूस की बात नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात है। तो हैड बीन, देखो ये हैड बीन पास्ट की बातें कर रहा है, ये भी नहीं होना है। ऑप्शन बच गया ए और दे। तो ही हैज़ बीन दोनों में सेम है, ही हैज़ बीन। लिविंग भी सही है, इन भी सेम है, मुंबई भी सेम है, यहाँ तक दोनों में सेम है। अब आगे है फ्रॉम हिज बर्थ और यहाँ है सिंस हिज बर्थ। हम सिंस, फॉर और फ्रॉम का प्रयोग पढ़ चुके हैं। तो वह अपने जन्म से ही मुंबई में रह रहा है। तो इसमें फिक्स अपने टाइम और पॉइंट फिक्स दे रखा है कि कब से रह रहा है, जन्म से रह रहा है। हमने कोई ऐसा तो फ्रॉम तो कब आता है जब कोई अवधि बताता है 10 से 20 ईयर्स 9 AM से 6 PM, तब तक तो आता है फ्रॉम। लेकिन सिंस कब आता है? जब हम कोई निश्चित टाइम बताते हैं। वह कब से रह रहा है? अपने जन्म से ही मुंबई में रह रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी ही हैज़ बीन लिविंग इन मुंबई सिंस हिज बर्थ। ये सिंस, फॉर और फ्रॉम का आप याद रखना, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। तो सिंस, फॉर और फ्रॉम को याद रखना। फिक्स टाइम दे दे तो सिंस, अगर कोई अवधि के बीच का टाइम दे, 2 अवधि 9 से 6 तो फ्रॉम, और कोई जैसे 2 घंटे से पढ़ रहा है, 4 घंटे से पढ़ रहा है तो लगा देना 4। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है विद्यार्थियों में ये संतरे बांट दीजिए। देखो डिस्ट्रीब्यूट सब में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। दीज भी सब में आ रहा है, ऑरेंज भी सब में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट दीज ऑरेंज। इधर देखो इन द स्टूडेंट्स, किसकी बात उठ रही है? इन द स्टूडेंट, टू द स्टूडेंट्स,
इधर देखो बिटवीन द स्टूडेंट और अमंग द स्टूडेंट, बांटने की बात हो रही है। संतरे कहाँ बांटे जा रहे हैं? विद्यार्थियों के अंदर बांटे जा रहे हैं। हम दो प्रयोग पढ़ते हैं, एक तो बिटवीन का पढ़ते हैं, एक अमंग का पढ़ते हैं। बिटवीन का अर्थ क्या होता है? दो के बीच में अगर कोई चीज़ बांटी जाए तो बिटवीन का प्रयोग करते हैं, और दो से ज़्यादा के बीच में कोई चीज़ बांटी जा रही है तो अमंग का प्रयोग करते हैं। याद रखना दोनों प्रीपोजिशन है। अगर कोई वस्तु को दो लोगों के बीच में बांटी जा रही है, जैसे कोई फाइनल मैच चल रहा है भारत एंड पाकिस्तान के बीच, तो बिटवीन का प्रयोग करेंगे। लेकिन कोई चीज़ की विद्यार्थियों में यानी कोई ग्रुप में बांटी जा रही है तब हम अमंग का प्रयोग करते हैं। यानी दो के लिए बिटवीन का प्रयोग और ज़्यादा के लिए अमंग का प्रयोग। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है। विद्यार्थियों में ये संतरे बांट दीजिए। डिस्ट्रीब्यूट दीज ऑरेंज अमंग द स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 17 है सूर्य पूर्व में उदय होता है। इसका देखो सूर्य पूर्व में उदय होता है, सूर्य से पहले हमेशा द लगता है। पूर्व दिशा है, दिशा के नाम से पहले भी द लगता है, तो द सनराइजेज इन द ईस्ट। और ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य होता है जो शाश्वत सत्य होता है। यानी सिंपल प्रेजेंट जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आएगा यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी शाश्वत सत्य जो चीज़ होती है वो सिंपल प्रेजेंट के अंदर रखी जाती है। तो सूर्य पूर्व में उदय होता है, दैसन एक वचन है, तो वर्ब कैसी आई? राइजेज। एस लगा है ना राइज में, क्योंकि दैसन कैसा है? एक वचन है, तो वर्ब भी कैसी आएगी? एक वचन आएगी। तो दैसन राइजेज इन द ईस्ट। ये देखना इसमें द सनराइजेज इन ईस्ट, ईस्ट के द नहीं लगा है, कट गया। इसमें इस सन के द नहीं लगा है इसलिए कट गया। और सनराइजेज इन द ईस्ट, इसमें भी सन के द नहीं लगा हुआ है, तो द सनराइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उदय होता है। इसी सा क्वेश्चन है, आपके आ भी सकता है, याद रखना द सन राइजेज इन द ईस्ट। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है द चाइल्ड फेल इनटू द रिवर। द चाइल्ड फेल, फेल क्या है यहाँ? फेल यहाँ है सेकंड फॉर्म, यानी पास्ट टेंस की बात कर रहा है। फाल, फेल, फैलन, ये तीनों वर्ब होती है, तो सेकंड फॉर्म है यानी पास्ट टेंस है सिंपल। तो देखो बालक नदी में गिर रहा है, ऐसी तो कोई बात नहीं है, वाजवर का प्रयोग नहीं है। गिर रहा होगा ये भी नहीं है। बालक नदी में गिर रहा था, ऐसी भी कोई बात नहीं है। बालक नदी में गिर गया, पास्ट टेंस बन रहा है, सिंपल पास्ट की बात है, सेकंड फॉर्म है, तो बालक नदी में गिर गया। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है ही मैड मी रन अवे। ही मैड मी रन अवे, उसने मुझे भगा दिया, वह मुझे भगाता था। ऐसा तो कोई सीन नहीं है, वह मुझे भगा रहा था, वह मुझे भगा रहा है। ये मैड देखो, मैड क्या है? वैसे देखो मैक, मैक की सेकंड फॉर्म होती है मैड। मैक यानी बनाना, मैड यानी मैक, मैड, मैड, तो मैड सेकंड फॉर्म है यानी पास्ट टेंस है। तो उसने देखो वह मुझे भगा रहा है, ये तो वैसे नहीं आएगा, प्रेजेंट में है। अब उसने मुझे भगा दिया, इसका सही आंसर है ए, ही मैड मी रन अवे, उसने मुझे भगा दिया। ये देखो मैड मी फिक्स होता है, मैड मी का अर्थ होता है मुझे मजबूर किया या मुझसे कराया। रन अवे का अर्थ होता है भाग जाना या भगा देना। ये फिक्स याद रख लेना आप। तो ही मैड मी रन अवे, उसने मुझे भगा दिया। ये क्वेश्चन लाने का अर्थ ही यही है कि ये कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर आपको पता है ही मैड मी रन अवे का अर्थ होता है उसने मुझे भगा दिया, बाई चांस ये क्वेश्चन दोबारा आता है आपके, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा कि ये क्वेश्चन तो हमने पढ़ा था। तो ही मैड मी रन अवे, उसने मुझे भगा दिया। बाकी जो टेंस वाले क्वेश्चन आने हैं वो तो कोई भी क्वेश्चन पूछे वो तो हम कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है ही इज जेलस ऑफ हिज नेबर। ही इज जेलस, जेलस यानी क्या होता है? ईर्ष्या। देखो वह अपने पड़ोसी को दुखी करता है, झगड़ा करता है, प्रेम करता है, ऐसा कुछ नाम नहीं है। वह जेलस करता है यानी ईर्ष्या करता है। ही इज जेलस ऑफ हिज नेबर, वह अपने पड़ोसी से ईर्ष्या करता है। जेलस को आपने देखा, इसमें ईर्ष्या नाम एक में आ रहा है, तो वह अपने पड़ोसी से ईर्ष्या करता है। ऑप्शन नंबर ब सही है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है चाहे जो हो मैं तुम्हें हवाई अड्डे पर लेने ज़रूर आऊँगा। चाहे जो हो मैं तुम्हें हवाई अड्डे पर लेने ज़रूर आऊँगा, एक फॉर्म होती है कम वट में। कम वट में, इसको याद रखना, कम वट में। चाहे जो हो, कम वट में का अर्थ होता है चाहे जो हो। ऊपर आया है चाहे जो हो, इसमें देखो वटेवर, ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, इसमें आया है चाहे जो हो, तो इसका पहला मीनिंग तो होगा कम वट में। तीनों ऑप्शन में आ रखा है कम वट में, कम वट में।
चाहे जो हो मैं तुम्हें हवाई अड्डे पर लेने ज़रूर आऊँगा। यानी फ्यूचर टेंस की बात कर रहा है। इसमें देखो, इसमें तो क्या आ गया, हैव आ गया, यानी प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो ये तो होना नहीं है। अब ऑप्शन बच गए ए और बी। कम वट में आई विल डेफिनेटली कम टू रिसीव यू एट द एयरपोर्ट या हिम एट द एयरपोर्ट। तो वाक्य में कहा गया है मैं तुम्हें हवाई अड्डे पर लेने ज़रूर आऊँगा, तो आई विल डेफिनेटली कम टू रिसीव यू यानी तुम्हें एट द एयरपोर्ट। आई विल डेफिनेटली कम टू रिसीव यू, मैं तुम्हें लेने ज़रूर आऊँगा एट द एयरपोर्ट। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है। हिम एट द एयरपोर्ट रिसीव हिम, आई विल डेफिनेटली कम टू रिसीव हिम, मैं उससे, ये सब तो अर्थ उसे वाला अर्थ इसमें नहीं आया है, इसमें आया था तुम्हें, तो यू हमने लगा दिया। ऑप्शन नंबर बी सही है। समझ आ गया होगा आपको। कम वट में का अर्थ होता है चाहे जो हो। आई विल डेफिनेटली कम टू रिसीव यू एट द एयरपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 22 है मोम कुड यू पुट माई बुक्स इन साइड द बैग। मोम का तो इसमें माँ दे रखा है, सब में कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, कुड यू पुट माई बुक्स इन साइड द बैग। अब कुड का प्रयोग कब करते हैं? कुड का प्रयोग हम करते हैं जब कोई निवेदन करना हो। कुड का प्रयोग कब करते हैं मॉडल में? जब हमें कोई निवेदन करना हो। तो देखो, क्या माँ, पहला ऑप्शन देखो, माँ क्या मेरी किताबें आप मेरे बैग में रख सकती हो? माँ क्या मेरी किताबें आप मेरे बैग में रख सकती हो? क्या, दूसरा देखो, क्या आपने मेरी किताबें बैग में रख दी है? ये तो पूछ रहा है, कोई निवेदन थोड़ी कर रहा है। तीसरा देखो, माँ क्या मेरे बैग में मेरी किताबें आपने रख दी है? ये भी देखो सूटेबल नहीं बैठ रहा। माँ क्या आप मेरी किताबें बैग में रख सकती हो? और इसमें और पहले में देखो, क्या आप मेरी, क्या मेरी किताबें आप मेरे। तो हिंदी में जब हम शुद्धि अशुद्धि पढ़ते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि वाक्य कौन सा बोलने में शुद्ध है। तो उसी टाइप में ये इसमें ऑप्शन नंबर डी है, माँ क्या आप मेरी किताबें बैग में रख सकती हो। जब आपसे हिंदी में ट्रांसलेट कराए तब तो आप थोड़ा हिंदी को लेकर भी इसको सही कर सकते हो। तो माँ क्या आप मेरी किताबें बैग में रख सकती हो। आगे क्वेश्चन नंबर 23 है मेरे पिता ने कल मेरे लिए एक जोड़ी जूते खरीदे। मेरे पिता ने कल मेरे लिए एक जोड़ी जूते खरीदे, पास्ट टेंस की बातें हो रही है। तो माय फादर खरीदे, खरीदने को क्या बोलते हैं? बोट। बाय यानी खरीदना, बाय की सेकंड फॉर्म होती है बोट। तो जो भी है पास्ट टेंस में बोट फॉर्म आएगी। इसमें देखो ऑप्शन नंबर डी है ब्रिंग। ब्रिंग यानी तो लाना होता है, ये पास्ट टेंस ही नहीं है क्योंकि फर्स्ट फॉर्म दे रखी है। माय फादर ब्रोट, ब्रोट यानी लाया, ब्रिंग यानी लाया, ब्रोट यानी लाया। लाने की बात यहाँ नहीं हो रही है, गोट ए पेयर की बात भी नहीं हो रही है, यहाँ तो खरीदने की बात हो रही है। तो इसमें देखो बोट, बोट यानी क्या होता है? बाय यानी खरीदना, बोट यानी सेकंड फॉर्म। तो इसमें दो नाम आए हैं, एक तो है ब्रिंग, BRING, ब्रिंग यानी होता है लाना, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म होती है ब्रोट, ब्रोट यानी लाया। एक होती है बाय, BUY, बाय यानी खरीदना, बाय की सेकंड फॉर्म होती है बोट, BOUGHT, बोट यानी खरीदा। तो माय फादर बोट मी ए पेयर ऑफ शूज यस्टरडे, मेरे पिता ने कल मेरे लिए एक जोड़ी जूते खरीदे। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, सी सेव्ड मनी फॉर ए रेनी डे। उसने सेव्ड मनी फॉर ए रेनी डे, रेनी डे का होता है बरसात के दिन, लेकिन ये जो फॉर ए रेनी डे है ये एक मुहावरा है। फॉर ए रेनी डे इसका अर्थ होता है बुरे समय या कठिन परिस्थितियों के लिए कुछ बचाकर रखना। ये कोई बारिश की बात नहीं हो रही है, ये फॉर ए रेनी डे एक मुहावरा है जिसमें होता है बुरे समय या कठिन परिस्थितियों के लिए कुछ बचा कर रखना। तो सी सेव्ड मनी फॉर ए रेनी डे, उसने बुरे वक्त के लिए पैसे बचाए। ऑप्शन नंबर ए सही है। बारिश के लिए पैसे बचाए, भीगने से पैसे बचाए, पैसों को भीगने से बचाया, कोई अर्थ नहीं निकल रहा। तो सी सेव्ड मनी फॉर ए रेनी डे, उसने बुरे वक्त के लिए पैसे बचाए। फॉर ए रेनी डे एक मुहावरा है जो बुरे समय या कठिन परिस्थितियों के लिए कुछ बचा कर रखना अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है वोमेन लर्न इंग्लिश फास्टर देन मैन, यानी हमें पता चल रहा है वोमेन लर्न इंग्लिश सीखती है ए मैन यानी आदमियों के मुकाबले जल्दी सीखती है। इतना पता चल गया। अब देखो, पुरुष औरतों से जल्दी अंग्रेजी सीखते हैं, ऐसी तो इसमें कोई बात कही नहीं कि इसमें महिलाओं को जल्दी सीखने की बात कही गई है, कट गया। पुरुषों को महिलाओं से पहले अंग्रेजी सीखनी चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। अब इन दोनों औरतें पुरुषों से ज़्यादा जल्दी अंग्रेजी सीखती है
औरतों को पुरुषों के मुकाबले जल्दी अंग्रेजी सीखनी चाहिए। ऐसी सीखनी चाहिए की बात नहीं की गई है, इसने कहा है वोमेन लर्न इंग्लिश फास्टर देन मैन। औरतें पुरुषों से ज़्यादा जल्दी अंग्रेजी सीखती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चाहिए बोलते तो शुड का प्रयोग करते, लेकिन वोमेन लर्न इंग्लिश फास्टर देन मैन। औरतें पुरुषों से ज़्यादा जल्दी अंग्रेजी सीखती है। क्वेश्चन नंबर 26 है, ही कॉल्ड ए टैक्सी फॉर मी। ये देखो ऑप्शन में, उसने मुझे टैक्सी पुकारा, कोई अर्थ नहीं निकल रहा। वह मेरे लिए एक टैक्सी लाया, ऑप्शन नंबर सी, ये भी नहीं है। उसने मुझे एक टैक्सी कहा, ये तो बिल्कुल नहीं है। ही कॉल्ड ए टैक्सी फॉर मी, हु कॉल्ड ए टैक्सी फॉर मी, उसने मेरे लिए एक टैक्सी बुलाई। कॉल यानी पुकारना होता है, लेकिन यहाँ बुलाने से अर्थ लिया गया है उसने मेरे लिए एक टैक्सी बुलाई। हिंदी में तो वैसे भी इजी लगता है ये, तो ही कॉल्ड ए टैक्सी फॉर मी, उसने मेरे लिए एक टैक्सी बुलाई। क्वेश्चन नंबर 27 है, ही हैड ए नैरो स्केप। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ही हैड ए नैरो स्केप। ये जो नैरो स्केप है, इसका अर्थ क्या निकलता है? वह बच गया था, वह इतना सा बच गया, वह थोड़े से कोने से बच गया, वह बाल बाल बच गया। ये भी एक मुहावरा है, ही हैड ए नैरो स्केप। याद रखना, वह बाल बाल बच गया। ऑप्शन नंबर सी आंसर है, वह बाल बाल बच गया। ही हैड ए नैरो स्केप, हैड का प्रयोग होगा इसमें, ही हैड ए नैरो स्केप। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा याद रखना, ही हैड ए नैरो स्केप, वह बाल बाल बच गया। पूछा जा सकता है, ही हैड ए नैरो स्केप, वह बाल बाल बच गया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, उसे टेनिस खेलना पसंद है। उसे ही सी कुछ भी हो सकता है, तो देखो टू प्ले टेनिस, ये से वाला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। ही सी लव्ड टू प्ले टेनिस, लव्ड यानी प्रेम करना, ये अलग ही बात आ रही है इसमें, ये भी नहीं है। ऑप्शन ए और बी देखो, ही सी लाइक्स टेनिस, ही लाइक टू प्ले टेनिस। दूसरे में क्या है? प्ले टेनिस है। ही लाइक्स टेनिस, उसे टेनिस पसंद है, लेकिन इसमें दे रखा है उसे टेनिस खेलना पसंद है, तो सी लाइक्स टू प्ले टेनिस। ऑप्शन नंबर बी सही है, सी लाइक्स टू प्ले टेनिस, उसे टेनिस खेलना पसंद है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 29 है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है। गॉड इज, ये ऑप्शन देखो आप, ओमनी प्रेजेंस, ओमनी कॉम्टेंट, ओमनी बिलोवनेंस, जो भी है, तो ईश्वर सर्वशक्तिमान है। इसका तो हम डायरेक्ट याद रख लेना, सर्वशक्तिमान होता है ओमनी पोटेंट, तो गॉड इज ओमनी पोटेंट। ऑप्शन नंबर डी, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, तो गॉड इज ओमनी पोटेंट। याद रह जाएगा ना, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, गॉड इज ओमनी पोटेंट। क्वेश्चन नंबर 30 है, इस सवाल का क्या जवाब होगा। ये क्वेश्चन है, इस सवाल का क्या जवाब होगा, इसका इंग्लिश क्या बनेगा, इस सवाल का क्या जवाब होगा। देखो ऑप्शन, दिस क्वेश्चन व्हाट आंसर विल बी। इस सवाल, पहले क्वेश्चन आता है इसमें, ऐसा नहीं है। व्हाट आंसर विल द क्वेश्चन बी ऑफ, सेट नहीं बैठ रहा। व्हाट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ये भी नहीं हो रहा इसका। इस सवाल का जवाब क्या होगा, फ्यूचर टेंस की बात कर रहा है, सीधी सी बात तो ये है, तो इसमें विल बी का प्रयोग होगा। व्हाट विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। याद रखना, इस सवाल का क्या जवाब होगा, व्हाट विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। व्हाट विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन, इस सवाल का जवाब क्या होगा, व्हाट विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, एट लास्ट ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक। एट लास्ट यानी आखिर में, ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, आखिर में उसे अपने गलतियों का समझ में आ गई, या उसको एहसास हुआ, जो भी उसका अर्थ निकल रहा है। आखिर में उसे यह गलतियां समझी, आखिर में उसे यह गलतियां समझी, ये है लिखावट की दृष्टि से अशुद्ध है। उसको आखिरकार यह समझ आया कि गलतियां क्यों होती हैं, प्रश्न की तरह क्यों होती है, ऐसा तो कुछ इसमें लिखा हुआ नहीं है। आखिर में वह जान गया कि गलती क्या है, वह जान गया गलती क्या है, इसमें नहीं पूछा गया है। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है, आखिरकार उसको अपनी गलतियां समझ में आई। आखिरकार उसको अपनी गलतियां समझ में आई। एट लास्ट ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक्स। क्वेश्चन नंबर 32 है, जल्दी करो अन्यथा तुम लेट हो जाओगे। अन्यथा यानी क्या होता है, अदरवाइज। इन तीनों में देखो अदरवाइज ऑप्शन ही नहीं आ रहा, अदरवाइज
एक में आ रहा है ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। वैसे तो देखो जल्दी करो, इसमें देखो इफ़ यू डू नोट, नोट का तो ऊपर कोई अर्थ ही नहीं था, तो नोट तो वैसे नहीं है। इफ़ यू मैक हैस्ट देन ओनली विल बी ऑन टाइम, ऐसी भी कोई बात नहीं थी। अब इसमें देखो अदरवाइज तो एक में आ रहा है, फिर भी देखो मैक हेस्ट, ये मैक हेस्ट क्या होता है? ये मैक हेस्ट पहले यूज होता था मैक हेस्ट। ये मैक हेस्ट क्या है? इसका अर्थ होता है जल्दी करो। आजकल इसका दूसरा वर्ड यूज करते हैं हैरी अप, HURRYUP, हैरी अप यानी होता है जल्दी करो। इसका इस तरह भी हो सकता था कि हैरी अप अदरवाइज यू विल बी लेट, जल्दी करो अन्यथा तुम लेट हो जाओगे। तो मैक हेस्ट अदरवाइज यू विल बी लेट, हरी अप अदरवाइज यू विल बी लेट। आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही था। क्वेश्चन नंबर 33 है, हर साइलेंस प्रूव्स हर गिल्ट। हर साइलेंस, उसका साइलेंस प्रूव कर रहा है हर गिल्ट, यानी उसकी गलती के लिए वो प्रूव कर रहा है। ऑप्शन देखो हिंदी वाले तो इजी होते हैं। यह तथ्य है कि वह चुप है और साबित करता है कि वह दोषी है। अच्छी लाइन नहीं बैठ रही, उसकी चुप्पी यह साबित करती है उसने ही अपराध किया है, ऐसा भी नहीं कहा गया इसमें। उसकी चुप्पी उसके अपराध भाव को दर्शाती है या उसकी चुप्पी उसके अपराध को साबित करती है, तो इसमें भाव को दर्शाने वाली बात नहीं कही गई है। हर साइलेंस प्रूव्स हर गिल्ट, यानी उसकी गलती या अपराध को साबित करती है। प्रूव यानी साबित करना, दर्शाना अलग चीज़ है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, हर साइलेंस प्रूव्स हर गिल्ट, उसकी चुप्पी उसके अपराध को साबित करती है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है, वह बहुत धीरे भाग रहा था। भाग रहा था पास्ट कंटिन्यूस है, वाज वर्ब का प्रयोग होगा। वह है यानी ही, वाज यानी वाज रनिंग वेरी स्लोली। ऑप्शन नंबर डी है, हैज़ बीन प्रेजेंट है, ही रन वेरी स्लोली, ये सिंपल पास्ट है। ही इज ये प्रेजेंट है, ही इज वेरी रनिंग वेरी स्लोली, ही वाज रनिंग वेरी स्लोली। वह बहुत धीरे भाग रहा है होता तो पहला ऑप्शन आता, वह बहुत धीरे भाग रहा था। पास्ट है तो वाज रनिंग वेरी स्लोली। ये क्या है? पास्ट कंटिन्यूस है जिसमें वाज वर्ब का प्रयोग होता है प्लस ING, एक वचन है तो वाज का प्रयोग। ही वाज रनिंग वेरी स्लोली। क्वेश्चन नंबर 35 है, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, सबको पता है कड़ी मेहनत ही सफलता की कुंजी है, बिल्कुल सही है। कठोर परिश्रम ही सफलता की चाबी है, एक ही बात है। कठिन काम से ही सफलता प्राप्त होगी ऐसी बात नहीं है। सफलता का रहस्य कठोर काम करना है, कठोर काम करने से सफलता थोड़ी, ये कोई रहस्य की बात नहीं है। तो इसमें ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर 6 सही है, 1 और 2। कड़ी मेहनत ही सफलता की कुंजी है या कठोर परिश्रम ही सफलता की चाबी है। हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है, अजय कल अवश्य आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अजय कल अवश्य आएगा। आपको देखने में लग रहा होगा कि ये वाक्य फ्यूचर टेंस का वाक्य है, अजय कल अवश्य आएगा। तो देखो, अजय इज कमिंग टुमोरो, अजय विल डेफिनेटली कम टुमोरो, अजय शैल कम टुमोरो श्योरली, अजय विल श्योर कम टुमोरो। देखो फ्यूचर की बात है तो अजय इज तो हो नहीं सकता और अजय के साथ शैल का प्रयोग होगा नहीं, क्योंकि अजय के साथ विल का प्रयोग होना है। तो अजय विल, इसमें कहा है अवश्य आएगा, यानी डेफिनेटली यानी अवश्य आएगा। अजय विल डेफिनेटली कम टुमोरो, अजय विल श्योर कम टुमोरो। यहाँ श्योर दे रखा है, श्योर नहीं होता। अगर श्योरली होता, देखो ये श्योरली यहाँ होता तो ये भी सही होता, लेकिन यहाँ तो श्योर दे रखा है तो ये भी गलत है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। श्योर की जगह श्योरली या डेफिनेटली होना चाहिए था, लेकिन इसमें बी में दे रखा है अजय विल डेफिनेटली कम टुमोरो, तो अजय कल अवश्य आएगा। फ्यूचर टेंस का वाक्य था, इजी था, समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है, वह थोड़ी ताज़ा हवा खाने के लिए बाहर आ गया। वह थोड़ी ताज़ा हवा खाने के लिए बाहर आ गया। देखो, ही गुल्प्ड सम फ्रेश एयर आउटसाइड, नहीं, फ्रेश एयर कैन बी हैड ओनली आउटसाइड, कि फ्रेश कैन ओनली बाहर की साइड ही मिलती है। ही केम आउट टू ईट ए लिटिल, ईट खाने के लिए आ गया, खाने कोई हवा को खाना थोड़ी है इसमें।
और ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। देखो, ही केम आउटसाइड, वह बाहर आ गया, फॉर किसके लिए, ए ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर। ऑप्शन नंबर सी सही है, वह थोड़ी ताज़ा हवा खाने के लिए बाहर आ गया। ही केम आउटसाइड फॉर ए ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर। क्वेश्चन नंबर 38 है, मैं कल पहुंच रहा हूं का उपयुक्त अंग्रेजी अनुवाद क्या है। मैं कल पहुंच रहा हूं, मैं कल पहुंच रहा हूं। आपको देखने से लग रहा होगा कि यह है एक फ्यूचर टेंस का वाक्य है, लेकिन आप याद रखो, जब कोई निकट भविष्य की योजना पक्की होती है, जैसे यात्रा तय करता है, तो अंग्रेजी में उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में व्यक्त किया जाता है। यानी जब कोई निकट भविष्य की योजना अगर पक्की है, जैसे यात्रा कोई तय है, तो उसे अंग्रेजी में उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी व्यक्त कर सकते हैं। तो इसमें देखो, आई एम रीचिंग टू टुमोरो, आई शैल बी रीचिंग टू टुमोरो। नेक्स्ट डे की तो कोई बात नहीं है, इसको तो वैसे ही काट दो। आई एम शैल, आई शैल बी रीचिंग टुमोरो। यहाँ हम इसका भी अर्थ नहीं ले रहे। आई एम रीचिंग टू टुमोरो, देखो टुमोरो से पहले ये टू प्रीपोजिशन का कोई प्रयोग का अर्थ यहाँ नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। इसको आप याद रख लेना, डायरेक्ट ही कि मैं कल पहुंच रहा हूं का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा। देखने में तो ये फ्यूचर लग रहा है, लेकिन निकट भविष्य की बात है, योजना पक्की है, तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लेना है। आई एम रीचिंग टुमोरो, और टुमोरो से पहले कोई टू का प्रयोग नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए है। इस प्रश्न को आप डायरेक्टली याद रख लेना, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। इसका उत्तर यही माना गया था जब एग्जाम में पूछा गया कि मैं कल पहुंच रहा हूं, तो आई एम रीचिंग टुमोरो, मैं कल पहुंच रहा हूं का उपयुक्त अनुवाद क्या है, आई एम रीचिंग टुमोरो। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, गलतियां निकालना आसान है। गलतियां निकालना आसान है, इसको भी आप डायरेक्ट याद रख लेना। देखो, फॉल्ट कैन नॉट बी इजीली फाउंड, कैन नॉट, नोट की जब बात नहीं की गई है, यानी कोई नहीं का जब आई नहीं क्वेश्चन में, तो आपको नहीं लगाना है, तो नोट वाला तो वैसे नहीं लगेगा। इट हैज़ बीन ईजी टू फाइंड फॉल्ट, इट इज़ वेरी ईजी टू, वेरी ईजी क्यों, गलतियाँ निकालना बहुत आसान है। अगर ईजी से आसान हो रहा है तो वेरी ईजी क्यों लगा रहे हो, वेरी तो वैसे ही नहीं लगेगा। इसका सीधा सा अर्थ है इट इज़ ईजी टू फाइंड फॉल्ट। ऑप्शन नंबर डी है, बिल्कुल सही आंसर है। इट इज़ ईजी, निकालना आसान है, इट इज़ ईजी टू फाइंड फॉल्ट। याद रखना, गलतियां निकालना आसान है का अनुवाद क्या होगा, इट इज़ ईजी टू फाइंड फॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 का, अध्ययन मनुष्य को पूर्ण बनाता है। अध्ययन मनुष्य को पूर्ण बनाता है। स्टडी, रीडिंग, रीडिंग, फुल रीडिंग। फुल रीडिंग की तो कोई बात ही नहीं की गई है इसमें। देखो, रीडिंग मेक्स ए मैन कंप्लीट, रीडिंग मेड ए मैन कंप्लीट, स्टडी इज नोट, नोट वाला तो लगाना ही नहीं है। अब देखो, अध्ययन मनुष्य को पूर्ण बनाता है, रीडिंग मैड, पूर्ण बनाता है यानी प्रेजेंट का वाक्य है, तो मैड तो पास्ट का है, तो रीडिंग मैक्स ए मैन कंप्लीट। एक और वाक्य होता है, प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट, वो भी सेम बनेगा, प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट। उसी तरह है, अध्ययन मनुष्य को पूर्ण बनाता है, रीडिंग मैक्स ए मैन कंप्लीट। ऑप्शन नंबर बी सही है, अध्ययन मनुष्य को पूर्ण बनाता है, रीडिंग मैक्स ए मैन कंप्लीट। फिक्स याद रख लेना, रीडिंग मैक्स ए मैन कंप्लीट या प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41 है, एप्लीकेशन हैज़ नॉट बीन मेड इन प्रॉपर फॉरम। एप्लीकेशन हैज़ नॉट बीन मेड इन प्रॉपर फॉरम। हिंदी वाले पढ़ो, सही प्रपत्र में आवेदन नहीं है। प्रार्थना पत्र, प्रार्थना पत्र की गलत प्रपत्र में है। आवेदन उचित माध्यम से नहीं किया गया है, इसमें तो गलत प्रपत्र नो नहीं आया, इसलिए इसको काट दो। आवेदन उचित माध्यम से नहीं दिया गया है, आवेदन उचित रूप में नहीं किया गया है कि एप्लीकेशन हैज़ नॉट बीन मेड इन प्रॉपर फॉरम। तो इसका अर्थ निकल रहा है आवेदन प्रॉपर फॉरम यानी उचित रूप से, उचित माध्यम अलग चीज़ है, रूप अलग चीज़ है। फॉर्म यानी क्या होता है, रूप। तो आवेदन उचित रूप में नहीं किया गया है, ऑप्शन नंबर डी सही है। एप्लीकेशन हैज़ नॉट बीन मेड इन प्रॉपर फॉर्म, आवेदन उचित रूप में नहीं किया गया है।
आवेदन उचित रूप में नहीं किया गया है। एप्लीकेशन हैज़ नॉट बीन मेड इन प्रॉपर फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है, वह हमें कानूनी सलाह देता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो, वह हमें कानूनी सलाह देता है। ही गिव्स अस, चारों में सेम है, ही गिव्स अस, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, लीगल एडवाइस, लीगली एडवाइस, लीगल एडवाइसेज, इसमें एस लगाने का तो कोई अर्थ ही नहीं था। लीगली, लीगली नहीं होता है, लीगल होता है, तो इसको वैसे काट दो। अब दो ऑप्शन होते हैं, दो, एक तो ये है एडवाइस, एक ये एडवाइस, इनमें फ़र्क क्या है। ही गिव्स अस लीगल एडवाइस, लीगल लीगल भी दोनों में आ रहा है, दोनों का सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एक में तो है ADVISE है, दूसरा में VICE है। गिव यानी देना, इसमें वर्ब तो आ रखी है, देखो। अब वह लीगल एडवाइस, वह हमें कानूनी सलाह देता है, तो इसमें जो एडवाइस है वो एक नाउन का कार्य कर रही है। किसका कार्य करेगी, नाउन का। ये जो ADVIS ये एडवाइस है, ये एक वर्ब है, और जो CE वाली है ना, ये एक नाउन है। तो इसमें वर्ब तो गिव आ रखी है, ही गिव्स एस लीगल एडवाइस। एडवाइस क्या होती है, एक नाउन का काम करती है, और एडवाइज जे की ध्वनि आती है ना, तो वो करती है एक वर्ब का काम। तो यहाँ वर्ब का काम नहीं कराना अपन को नाउन का काम करवाना है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। याद रखना, ADVIS एडवाइज एक वर्ब है और एडवाइस एक नाउन है। एडवाइस तो नाउन है और एडवाइज एक वर्ब है, तो यहाँ वह हमें कानूनी सलाह देता है, तो ही गिव्स अस लीगल एडवाइस, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ नाउन का काम करवाना था, वर्ब का काम नहीं करवाना था। क्वेश्चन नंबर 43 है, सुझाव मान लिया जाए, सुझाव मान लिया जाए। सुझाव यानी प्रोपोजल तो होता नहीं है, इंस्ट्रक्शन भी नहीं होता, ये दोनों तो वैसे कट गए। सजेशन यानी सुझाव होता है, तो सजेशन या नोट आ गया, नोट वाला वैसे नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। सजेशन में बी एक्सेप्टेड, सुझाव मान लिया जाए, तो सजेशन में बी एक्सेप्टेड, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 44 है, उन्हें नियुक्ति का प्रस्ताव भेज दिया गया है। क्या प्रश्न है, उन्हें नियुक्ति का प्रस्ताव भेज दिया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट यानी उन्हें नियुक्ति का प्रस्ताव, ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट हैज़ बीन सेंट टू हिम, ऑप्शन नंबर डी सही है। अपॉइंटमेंट लेटर यानी एम में था नियुक्ति पत्र, वहाँ नियुक्ति की प्रस्ताव की बात की गई है। ऑफर टू अपॉइंटमेंट सेंट टू हिज, इसका पूरा अर्थ नहीं निकल रहा। अपॉइंटमेंट हैज़, इसमें प्रस्ताव आया ही नहीं, तो इसमें देखो ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट हैज़ बीन सेंट टू हिम, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है, आई वांट टू नो व्हाई आई हैव बीन नेग्लेक्टेड। आई वांट टू नो व्हाई आई हैव बीन नेग्लेक्टेड। नेग्लेक्ट यानी होता है उपेक्षा करना, ध्यान न देना, अनदेखी करना। इंसल्ट का अर्थ होता है तिरस्कार या अपमान करना। तो आई वांट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ कि, वाई यानी कि, ये एक कंजक्शन का काम कर रहा है। मैं जानना चाहता हूँ कि, सब में सेम है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो क्या जानना है, आई हैव बीन नेग्लेक्टेड, मुझे तिरस्कार क्यों किया गया, मेरा अपमान क्यों किया गया है, मेरी उपेक्षा क्यों की गई है, मुझ पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया। देखो, मैं जानना चाहता हूँ कि मुझे तिरस्कार क्यों दिया है, तिरस्कार क्यों दिया है, ऐसा कोई बिल्कुल शुद्ध वाक्य नहीं बन रहा। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा अपमान क्यों किया गया है। अपमान का अर्थ होता है इंसल्ट, इंसल्ट वाली बात इसमें नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ कि मुझ पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया, मेरी उपेक्षा क्यों गई, इसका अर्थ होता है उपेक्षा करना। इसमें ऑप्शन नंबर सी ज़्यादा सही है कि मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी उपेक्षा क्यों की गई है। आई वॉन्ट टू नो वाई आई हैव बीन नेग्लेक्टेड, नेग्लेक्टेड यानी उपेक्षा करना, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी उपेक्षा क्यों की गई है। क्वेश्चन नंबर 46 देखना, मेरा बड़ा भाई इंजीनियर बनना चाहता है। देखना, मेरा बड़ा भाई इंजीनियर बनना चाहता है, ये एक सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है, यानी सब्जेक्ट आएगी, सब्जेक्ट वाले में वर्ब आएगी और बाकी ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो माय ब्रोदर, मेरा भाई, इसमें ये बात नहीं, इसने कहा मेरा बड़ा भाई, इसमें कहा माय ब्रोदर, पहले में तो कट गया।
इसमें माई बिग ब्रदर, माई एल्डर ब्रदर, माई एल्डर ब्रदर। इसमें इज वांटिंग, तो इज का प्रयोग तो कंटिन्यूस में होता है, ये भी नहीं होगा। अब ऑप्शन बच गया बी और सी। माई बिग ब्रदर वांट्स टू बिकम एन इंजीनियर, सब कुछ सेम है। यहाँ लिखा हुआ है माई बिग ब्रदर, यहाँ लिखा हुआ है माई एल्डर ब्रदर। माई बिग ब्रदर यानी मेरा बड़ा भाई, माई एल्डर ब्रदर यानी मेरा बड़ा भाई। अब देखो, जब अंग्रेजी का वाक्य आए तो माई एल्डर ब्रदर आपको लिखना है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अंग्रेजी के वाक्य में एल्डर ब्रदर होता है, और हम वैसे बोल देते हैं ब्रो, माई बिग ब्रो, तो वो तो हमारी बोलचाल की भाषा में होता है माई बिग ब्रदर। इंग्लिश में अगर कोई बिग ब्रदर है तो उसका अर्थ हम साइज से लेते हैं कि वह बड़ा है, वह साइज में बड़ा है। लेकिन अगर उम्र से बड़ा है तो उसके लिए हम एल्डर का यूज करते हैं। देखो, एल्डर ब्रदर उम्र में बड़ा भाई होता है, बिग ब्रदर का मतलब होता है बोलचाल में चलता है, लेकिन एग्जाम में एल्डर ब्रदर अधिक उपयुक्त होता है। तो माई एल्डर ब्रदर वांट्स टू बिकम एन इंजीनियर, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखना, अनलेस यू टेक केयर ऑफ योर डाइट यू कैन नॉट इम्प्रूव योर हेल्थ। अनलेस यू टेक केयर ऑफ योर डाइट यू कैन नॉट इम्प्रूव योर हेल्थ। ऑप्शन में देखना, स्वस्थ रहने के लिए खान पान सुधारना ज़रूरी है। बहुत बड़ा छोटा वाक्य है, इसमें बड़ा सा वाक्य दे रखा था, तुम अपने खान पान पर अधिक ध्यान दो, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ऐसा भी कुछ इसमें कहा गया नहीं है, क्योंकि इसमें अनलेस वगैरह भी आ रखे हैं तो उनका भी अर्थ आना चाहिए। पहले में देखो, यदि तुम अपने खान पान का ध्यान नहीं रखोगे तो तुम अपनी सेहत नहीं सुधार सकते। देखो, यहाँ कैन नॉट आ रखा है, नहीं तो आना ही चाहिए। इन दोनों में तो नहीं भी नहीं आ रखा था। जब तक तुम अपनी खुराक पर ध्यान नहीं रखोगे, जब तक तुम बीमार रहोगे। बीमार की बात तो इसमें कही गई नहीं है। यदि तुम अपने खान पान का ध्यान नहीं रखोगे तो तुम अपने सेहत नहीं सुधार सकते। अनलेस यू टेक केयर ऑफ योर डाइट यू कैन नॉट इम्प्रूव योर हेल्थ, तुम अपनी सेहत को नहीं सुधार सकते। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए। अब देखो, अनलेस का अर्थ होता है यदि नहीं या जब तक नहीं। नेगेटिव कंडीशनल सेंटेंस है, यू कैन नॉट इम्प्रूव, नहीं सुधार सकते। क्वेश्चन नंबर 48 है, द करेक्टेड कॉपी ओ इज पुट अप फॉर सिग्नेचर। द करेक्टेड कॉपी यानी जो करेक्शन किया गया है। तो देखो, बदली हुई प्रति ऐसा तो कोई बात नहीं की गई है, जांची हुई कॉपी भी कोई बात नहीं की गई है। शोधित प्रति हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत है और संशोधित कॉपी हस्ताक्षर के लिए पेश है। तो द करेक्टेड कॉपी इज पुट अप फॉर सिग्नेचर, पुट अप यानी प्रस्तुत है, इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। शोधित प्रति यानी जो करेक्ट के करने के बाद होती है वो होती है शोधित प्रति, तो शोधित प्रति हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, आशा 1 महीने से कार चलाना सीख रही है। अपना वही आ गया परफेक्ट कंटिन्यूस वाला टेंस। तो आशा देखो, हैज़ बीन, हैज़ लर्नड, ये बी वाला तो कट गया। देखो, हैज़ बीन वाला नहीं आया, हैज़ बीन, हैड बीन आ गया। एक सीख रही है तो ये हैड बीन वाला भी कट गया, यानी हैज़ बीन आएगा। आशा हैज़ बीन यानी प्रेजेंट की बात है, तो आशा हैज़ बीन लर्निंग, आशा हैज़ बीन ड्राइविंग। देखो, इसमें कार चलाना सीख रही है, तो आशा हैज़ बीन, इसमें लर्निंग कहीं नहीं आया। इसमें आशा हैज़ बीन लर्निंग टू ड्राइव ए कार फॉर ए मंथ, 1 महीने से सीख रही है। फोर का प्रयोग हो गया ना, क्योंकि कितने दिन से सीख रही है, 1 महीने से सीख रही है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। आशा हैज़ बीन लर्निंग टू ड्राइव ए कार फॉर ए मंथ। क्वेश्चन नंबर 50 है आज का, वे सब अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। वे किसको बोलते हैं, दे। तो आल ये दोनों तो वैसे ही कट गए, दे यानी वे होता है, तो दे आल जब सब्जेक्ट आ जाए उसके बाद में हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है, तो दे के साथ आल क्यों आया पहले। दे विल आल बी बिजी विद देयर ओवन वर्क, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। दे विल आल बी बिजी विद देयर ओवन वर्क, वे सब अपने काम में व्यस्त होंगे। क्वेश्चन नंबर 51 है, आप बेवजह यहाँ बैठे हैं। बेवजह देखो, विदाउट एनी रीज़न, शुड नोट तो आया ही नहीं है कहीं। फॉर नो रीज़न, यहाँ नो रीज़न की कोई बात नहीं कही गई है। इसमें देखो, यू आर अननेसेसरीली सिटिंग हियर, यू आर
अननेसेसरीली सिटिंग हियर, आप बेवजह यहाँ बैठे हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, योर एंगर इज जस्टिफाइड। योर एंगर यानी गुस्सा, तो इसका अर्थ क्या? आपका गुस्सा ठीक ठाक है, आपने गुस्सा ठीक किया, आपका गुस्सा बेबुनियाद नहीं है, ऐसा कुछ अर्थ नहीं निकलता है। योर एंगर इज जस्टिफाइड, आपका गुस्सा जायज़ है। हम बोलते भी हैं कि आपका गुस्सा जायज़ है। योर एंगर इज जस्टिफाइड, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 53 है, रुद्र ने किताब क्यों फाड़ी। क्वेश्चन बन रहा है रुद्र ने किताब क्यों फाड़ी। क्वेश्चन बन रहा है तो या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा या WH वर्ड से स्टार्ट होगा। ये तो स्टार्ट ही नहीं हो रहा, तो ये तो कट गया। इसमें वाई से स्टार्ट हो रहा है। क्यों फाड़ी, वाई यानी क्यों। जब सबसे पहले WH वर्ड आ जाए, उसके बाद में क्या आती है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है। तो इसमें टी डायरेक्ट वर्ब आ गई, इसमें द बुक सब्जेक्ट पहले आ रहा है, तो ये दोनों आने नहीं हैं। तो वाई डिड रुद्र, पहले देखो WH वर्ड आएगा, WH वर्ड नहीं है तो डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट आएगा, रुद्र आ गया, उसके बाद में मैन वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो वाई डिड रुद्र टीयर द बुक, रुद्र ने किताब क्यों फाड़ी। अच्छा क्वेश्चन था ये, प्रश्नवाचक में अच्छा क्वेश्चन था। रुद्र ने किताब क्यों फाड़ी, वाई डिड रुद्र टीयर द बुक। क्वेश्चन नंबर 54 है, उसका अपमान किसने किया है। उसका अपमान किसने किया है, तो ये भी क्वेश्चन की बात हो रही है। ही हो ही नहीं सकता। व्हाट हैज़ बीन इंसल्ट बाय, ये भी अर्थ नहीं निकल रहा। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। हु हैज़ इंसल्टेड हिम, उसका अपमान किसने किया है। हु हैज़ इंसल्टेड हिम, उसका अपमान हु यानी किसने किया है। तो ऑप्शन नंबर सी, हु हैज़ इंसल्टेड हिम। क्वेश्चन नंबर 55 है, वह क्यों रो रही है। देखो वह है क्यों रो रही है, वही बात हो गई। ये सी से तो स्टार्ट होना ही नहीं है क्योंकि पर्सन है, तो इस या तो WH वर्ड से स्टार्ट होगा या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। जब WH वर्ड आ गया तो उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, फिर मैन वर्ब आएगी। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। वाई इज सी वीपिंग, वाई WH वर्ड, इज हेल्पिंग वर्ब, सी सब्जेक्ट और वीपिंग मैन वर्ब। तो वाई इज सी वीपिंग, वह क्यों रो रही है। क्वेश्चन नंबर 53 और 55 इस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, उसने तुम्हें धोखा नहीं दिया। उसने तुम्हें धोखा नहीं दिया। देखो ही हैज़ नॉट डिसीव यू, हैज़ नॉट डिसीव यू, उसने तुम्हें धोखा नहीं दिया। एक पास्ट टेंस की बात है, हैज़ नॉट आ नहीं सकता, हैव नॉट आ नहीं सकता, आर बीइंग वाला भी नहीं आएगा। उसने तुम्हें धोखा नहीं दिया। ही डिड नॉट डिसीव यू, ही डिड यानी पास्ट की बात हो रही है। ही डिड नॉट डिसीव यू, ही डिड नॉट डिसीव यू, उसने तुम्हें धोखा नहीं दिया। ही डिड नॉट डिसीव यू। क्वेश्चन नंबर 57 है, तुम रात को कब सोते हो। तुम रात को कब सोते हो, इसमें एक वर्ब आई है व्हाट टाइम, एक ये याद रखना व्हाट टाइम। व्हाट टाइम का अर्थ होता है कब, समय पूछने के लिए उपयुक्त होती है व्हाट टाइम। व्हाट टाइम का अर्थ होता है कब सोते हो। जब भी कोई समय पूछता है तो व्हाट टाइम याद रखना, व्हाट टाइम का अर्थ होता है कब। तो इसमें देखो तुम रात को कब सोते हो, टाइम पूछ रहा है, तो वेहन का डू यू तो बिल्कुल नहीं आने वाला। अब देखो वेहन यानी कब तो होता है, लेकिन समय पूछ रहे हैं तो समय पूछने के लिए व्हाट टाइम का भी यूज होता है। तो व्हाट टाइम डू यू स्लीप एट नाइट, व्हेन डिड यू स्लीप एट नाइट, ये इतने सटीक नहीं बैठ रहे थे। व्हाट टाइम का अर्थ होता है कब, समय पूछने के लिए यूज होता है। तो व्हाट टाइम डू यू स्लीप एट नाइट। अच्छा क्वेश्चन है, तुम रात को कब सोते हो, व्हाट टाइम डू यू स्लीप एट नाइट। क्वेश्चन नंबर 58 है, शी ओड हर सक्सेस टू माई सपोर्ट। तो इसका अर्थ क्या होता है, वह अपनी सफलता के लिए मेरे सहयोग की ऋणी है, उसकी सफलता का श्रेय मेरे सहयोग को जाता है, मेरे सहयोग के बिना वह असफल होती। ऐसी तो कोई बात कही नहीं गई है, वह मेरे कारण सफल हुई ये भी नहीं कहा गया है। शी ओवर्ड हर सक्सेस टू माई सपोर्ट, उसकी सफलता का श्रेय मेरे सहयोग को जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, उसकी सफलता का श्रेय मेरे सहयोग को जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, मैं अपने कमरे में प्रवेश करने से पहले अपने जूते और मोजे उतार देता हूँ।
देखो पहले पहले की बात कही गई है यानी बिफोर का यूज़ होगा। इन दोनों में बिफोर का यूज हो नहीं रहा दोनों में, लेकिन इन दोनों में हो रहा है। तो आई टेक ऑफ माई शूज एंड सॉक्स बिफोर आई इंटर माई रूम और बिफोर एंटरिंग माई रूम। प्रश्न क्या था? मैं अपने कमरे में प्रवेश करने से पहले अपने जूते और मोजे उतार देता हूँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आई टेक ऑफ माई शूज एंड सॉक्स बिफोर एंटरिंग माई रूम। आई टेक ऑफ माई शूज एंड सॉक्स बिफोर एंटरिंग माई रूम। याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 60 है, आई वंडर इफ इट्स ट्रू। आई वंडर इफ इट्स ट्रू, इसका अर्थ होता है मुझे इसकी सच्चाई पर संदेह है। मैं सोच रहा हूँ क्या सच है, मुझे यकीन नहीं है, मुझे उसके सच होने पर यकीन नहीं है। ये नहीं है वाले तो ऊपर आए नहीं है, तो ये तो आने नहीं है। मैं सोच रहा हूँ क्या सच है, ये प्रश्न बन रहा है एक तरह से, वैसा कुछ कहा गया नहीं है। आई वंडर इफ इट्स ट्रू, मुझे इसकी सच्चाई पर संदेह है। तो क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 61 देखना, उसको यह कहने का अधिकार नहीं है। उसको यह कहने का अधिकार नहीं है। शुड का अर्थ होता है चाहिए तो ऐसा कुछ इसमें दिया गया नहीं है। ही डिड नॉट वाली इसमें बात तो है, लेकिन देखते हैं। उसको यह कहने का अधिकार नहीं है। ही डिड नॉट हैव एनी राइट्स टू से दिस। ही हैड नो राइट टू से दिस। ही हैज़ नो राइट टू से दिस। को उसे यह कहने का अधिकार नहीं है। ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, लेकिन इन डिड और हैड नॉट दोनों ही पास्ट टेंस के वाक्य हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। उसको यह कहने का अधिकार नहीं है। तो ही हैज़ नो राइट्स टू से दिस, उसको यह कहने का अधिकार नहीं है। ही हैज़ नो राइट्स टू से दिस। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारा मूल अधिकार है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारा मूल अधिकार है। देखो, आवर फंडामेंटल राइट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज आवर फंडामेंटल राइट। तो इसमें जैसे क्वेश्चन है वैसे ही हम चल लेते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, देखो फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस, इन दोनों को काट दो, क्योंकि इंडिपेंडेंस ये तो अलग चीज़ें हो रही, दोनों सही बात नहीं कह रहा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है बोलने की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इज आवर ओरिजिनल राइट, ऊपर वाले में देखो ओरिजिनल राइट भी आ रहा है। ओरिजिनल राइट की बात नहीं की गई है, मूल अधिकार की बात की गई है, यानी आवर फंडामेंटल राइट। ऊपर वाला भी अगर सही होता तो ओरिजिनल राइट नहीं होता, फंडामेंटल राइट होता। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज आवर फंडामेंटल राइट। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज आवर फंडामेंटल राइट। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारा मूल अधिकार है। अच्छा क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, वह इतना मोटा है कि चल नहीं सकता। वह इतना मोटा है कि चल नहीं सकता। ही इज सो फैट टू वॉक, ही हैज सो फैट दैट कैन नॉट वॉक, ही इज सो फैट दैट ही कैन नॉट वॉक। तो इसमें सो दैट का यूज हुआ है। देखो, ही हैज, ही इज सो दैट ही कैन नॉट वॉक, ही इज सो फैट दैट ही कैन नॉट वॉक। वह इतना मोटा है कि चल नहीं सकता। ही इज सो फैट, यानी वह इतना मोटा है, दैट ताकि, कि ही कैन नॉट वॉक, कि वह चल नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 65 है, सी सा मी इन द लाइब्रेरी। सी सा मी, सी सा यानी देखा, मुझे कहाँ देखा? लाइब्रेरी के अंदर। तो ऑप्शन में देखते हैं, वह मुझे पुस्तकालय में दिखी, मैं उसे पुस्तकालय में दिखी, ऐसा तो कुछ नहीं है। सी सा मी, उसने मुझे देखा, उसने मुझे पुस्तकालय में देखा था, मेरे को पुस्तकालय में उसने देखा, ये भी अच्छा सेट नहीं बैठ रहा। ऑप्शन नंबर सी, उसने मुझे पुस्तकालय में देखा था। सी सा मी इन द लाइब्रेरी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है आज का, राजस्थान की राजधानी जयपुर है। देखो, जयपुर इज द कैपिटल ऑफ,
जयपुर इज कैपिटल ऑफ राजस्थान, राजस्थान कैपिटल इज जयपुर, कैपिटल ऑफ राजस्थान इज जयपुर, राजस्थान कैपिटल इज जयपुर। तो राजस्थान की, तो राजस्थान ये जो एस लगा हुआ है, राजस्थान की कैपिटल इज जयपुर। ऑप्शन नंबर ए सही है, या इसका आंसर होता कि द कैपिटल ऑफ राजस्थान इज जयपुर। दोनों आंसर हो सकते थे, ऑप्शन नंबर ए सही था इसमें, तो राजस्थान कैपिटल इज जयपुर। वरना अगर ऑप्शन में ये होता तो ये भी सही होता, द कैपिटल ऑफ राजस्थान इज जयपुर। यानी इस कैपिटल के पहले यहाँ द लगता, द कैपिटल ऑफ राजस्थान इज जयपुर, तो ये दोनों सही होते, द कैपिटल ऑफ राजस्थान इज जयपुर, राजस्थान कैपिटल इज जयपुर। इस प्रकार आज हमने ट्रांसलेशन के 65 या 66 क्वेश्चन किए हैं। इनके माध्यम से मैंने आपके ट्रांसलेशन टॉपिक को पूरा करने का प्रयास किया है। ये जो क्वेश्चन हैं वो सारे ही पिछली एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट बनते हैं। अगर कोई भी प्रश्न रिपीट होता है तो आपको इन क्वेश्चन से वो क्वेश्चन देखने को मिलेगा और आप इन क्वेश्चन के आधार पर और क्वेश्चनों को सही कर पाएंगे। वैसे मुझे लगता है आपको इजी क्वेश्चन पूछा जाएगा जो या तो टेंस से संबंधित होगा, जिसमें आप तो टेंस को देख कर ही पता लगा पाएंगे, या कोई फिक्स फ्रेज होगा तो आपको देखते ही आ जाएगा, क्योंकि टेंस के बारे में आपको पता है, क्योंकि अगर कौन सा प्रेजेंट है, कौन सा पास्ट है, कौन सा फ्यूचर है, उनसे संबंधित पूछा जाएगा तो आप बिल्कुल सही कर लोगे। अब इस टॉपिक के बाद हम थोड़े से अपने परिभाषिक शब्दावली के प्रश्न पढ़ लेते हैं। तो हम पढ़ते हैं परिभाषिक शब्दावली। देखो, पहला कैजुअल लीव। कैजुअल लीव क्या होता है? कैजुअल लीव होता है आकस्मिक अवकाश। याद रखना इम्पोर्टेंट है। कैजुअल लीव क्या होता है? कैजुअल लीव होता है आकस्मिक अवकाश। सेंसस, सेंसस यानी क्या होता है? जनगणना होता है। कोलोब्रेशन क्या होता है? कोलेब्रेशन यानी होता है सहयोग। और कंपेंसेटरी, कंपेंसेटरी क्या होता है? अक्षति पूरक। इम्पोर्टेंट है, कंपेंसेटरी क्या होता है? अक्षति पूरक होता है। और आगे वाला और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कॉन्टिंजेंसीज। कॉन्टिंजेंसीज क्या होता है? आकस्मिक व्यय होता है। कोमुलेटिव, कोमुलेटिव फंड जानते हो ना आप, संचित निधि। कोमुलेटिव यानी होता है संचित या उपचयी। और कोरिएंडम होता है शुद्धि पत्र। और कोरेस्पॉन्डिंग होता है तदनुरूप। ये सी वाले इंपॉर्टेंट थे सबसे ज़्यादा। कैजुअल लीव यानी आकस्मिक अवकाश, सेंसस यानी जनगणना, कोलेब्रेशन यानी सहयोग, कंपेंसेटरी यानी अक्षतिपूरक, कॉन्टिंजेंसी यानी आकस्मिक व्यय, कोमुलेटिव यानी संचित या उपचयी, कोरिएंडम यानी शुद्धि पत्र, कोरेस्पॉन्डिंग यानी तदनुरूप। कुछ अन्य हैं उनको भी देख लेते हैं। कन्वे यानी होता है सूचित करना, काउंसिल यानी होता है परिषद, काउंटर फॉइल यानी होता है दूसरी प्रति, काउंटर सिग्नेचर यानी होता है प्रति हस्ताक्षर, कवरिंग लेटर होता है मुख पत्र या आवरण पत्र, क्रेडिट यानी होता है उधार। देखो, कन्वे यानी होता है सूचित करना, काउंसिल होती है परिषद, काउंटर फॉइल यानी दूसरी प्रति, काउंटर सिग्नेचर होता है प्रति हस्ताक्षर, कवरिंग लेटर होता है आवरण पत्र या मुख पत्र, और क्रेडिट होता है उधार या साख। आगे कुछ और हैं। कैबिनेट यानी क्या होता है? मंत्रिमंडल होता है, सब जानते हैं। कैडर यानी संवर्ग होता है। कैंप यानी शिविर होता है। कैंसिल यानी निरस्त होता है। कैंडिडेट यानी उम्मीदवार होता है। कैपिटल यानी पूंजी होता है। केस यानी प्रकरण मामला विषय होता है। कैश यानी नगद होता है। दोनों में फर्क है। देखो, CASH तो होता है काम प्रकरण या मामला, CASH होता है कैश यानी नगद। क्वेश्चन यानी होता है सावधानी या चेतावनी, लिखी हुई रहती है ना कई जगह। कॉलम यानी होता है स्तंभ। कमीशन यानी होता है आयोग। कमेटी यानी होती है समिति। कंप्लेंट्स होता है अनुपालना। कंडीशन यानी स्थिति। और कंडक्ट यानी आचरण। दोबारा देख लो। कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल, कैडर यानी संवर्ग, कैंप यानी शिविर, कैंसिल यानी निरस्त, कैंडिडेट यानी उम्मीदवार, कैपिटल यानी पूंजी, केस यानी प्रकरण या मामला या विषय, केस यानी नगद, क्वेश्चन यानी सावधानी, कॉलम यानी स्तंभ, कमीशन यानी आयोग, कमेटी यानी समिति, और कंप्लेंट्स यानी अनुपालना, कंडीशन यानी स्थिति, कंडक्ट यानी आचरण। इस प्रकार आज हमने कुछ परिभाषिक शब्दों के साथ एक नए टॉपिक को पूरा करने का प्रयास किया है, जिसका नाम था ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी।
इस टॉपिक में हमने टेंस को भी कवर करने का प्रयास किया है। हमने टेंस के बारे में बातें की, हमने सेंटेंस के बारे में बातें की। इसके आधार पर आता तो आपको टेंस भी समझ में आया होगा। अब जब हमें ट्रांसलेशन करना आ गया है तो हम नया टॉपिक जब हम पढ़ेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन, यानी जब एक टेंस को दूसरे में बदलना। यानी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, एक सकारात्मक वाक्य देगा, आपको कहेगा साधारण वाक्य को नेगेटिव में बदलो, तो आप साधारण वाक्य को उसी स्ट्रक्चर के अनुसार नेगेटिव में बदल दोगे, नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल दोगे, नेगेटिव मान लो साधारण वाक्य को आप प्रश्नवाचक में बदलोगे। तो जब हमने ट्रांसलेशन में इतने सीखे हैं, टेंस के बारे में सीखा है, तो ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक भी हमें ईजी लगेगा। और हमने इम्परेटिव और एक्सक्लेमेटरी को भी जानने का थोड़ा सा प्रयास किया। इस प्रकार इन 2-3 टॉपिक में हम जब टेंस को पढ़ेंगे, उसके बाद जब हमारे टेंस का नंबर आएगा तब तक हमें टेंस लगभग आना शुरू हो जाएगा और हमें टेंस तो इजी लगने लग जाएगा। जब टेंस को हम पढ़ेंगे तो ये टॉपिक दोबारा से रिवाइज हो जाएंगे, अपने आप ही टेंस में रिवाइज हो जाएंगे कि ट्रांसलेशन क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ये सब टेंस के अंदर रिवाइज हो जाएंगे। प्लस पैसिव वॉइस, रिपोर्टेड स्पीच में फिर टेंस पढ़ेंगे हम, और इस प्रकार हमारा ये सिलेबस चलता रहेगा। आप अच्छे से पढ़ते रहें, इन्हीं क्वेश्चनों को पढ़ते रहें, और जब मैं इन क्वेश्चनों को पोस्ट के ऊपर भी डाल दूंगा, ताकि जब आपको इनको 1-2 बार देखने के बाद प्रैक्टिस करोगे, जब आप इन 66 क्वेश्चन या 70 क्वेश्चन को जब आप पोस्ट के ऊपर खुद लगाने का प्रयास करोगे समझ के, तब आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। आप सभी का दिन शुभ हो।